चलो विदाउट डिले किए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे नाइट्रोजन के बारे में। मेरी मुंडी तो नहीं कट रही ना? हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में नाइट्रोजन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहली बात आपको बता चुके थे नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। जल्दी से बताइए नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रेट का फॉर्मूला बताइए। नाइट्रेट का फॉर्मूला बोलो। नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3-। वेरी गुड। नाइट्रोजन इस फॉर्म में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के द्वारा। फिर सेकंड हाईएस्ट बताओ, सेकंड नंबर पे और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है इसके अलावा सम अमाउंट में? नाइट्राइट और अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बोलो। नाइट्राइट नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? NO2 नेगेटिव और अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH4। तो इन दोनों फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है सम अमाउंट में, लेकिन मेनली इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। हमने आपको क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इतनी सी बात क्लियर है? खिड़की खोल के देखो ना, सही है। दूसरी चीज आपको पढ़ाए थे, नाइट्रोजन सारे प्लांट्स के सारे पार्ट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, किस पार्ट में प्लांट के? मेरिस्टेमेटिक पार्ट में, सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, है ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है नाइट्रोजन या इनएक्टिव होता है नाइट्रोजन? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। बहुत अच्छी बात है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये बात भी क्लियर है। और नाइट्रोजन क्या क्या चीज बनाने काम आता है? प्रोटीन बनाने में काम आता है नाइट्रोजन। कोई काम है प्रोटीन बनाने में? प्रोटीन प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? प्रोटीन कंपोनेंट है कि नहीं है नाइट्रोजन? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की बात करें तो विटामिन हार्मोन्स इन सभी में नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता? इन सभी कंपोनेंट है कि नहीं है? तो इन सभी का कंपोनेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या क्या चीज कंपोनेंट है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इनमें विटामिन, इन सभी में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर इतनी सी बात? तो नाइट्रोजन हमारा खत्म हो चुका था, पहला एलिमेंट। अब दूसरा मेजर एलिमेंट कौन सा है? NPK। हमने बताया था ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? N, P और K। तीन सबसे मेजर एलिमेंट होते हैं प्लांट के लिए, सबसे जरूरत होते हैं बाहर से लेने में। तो दूसरा कौन है? P का मतलब फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस दूसरा एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो फॉस्फोरस, सिंबल क्या होगा इसका फॉस्फोरस का? P की K, P, याद रखना है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस भी आपके सॉइल में पाया जाता है। फॉस्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो देखना फॉस्फेट आयन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट्स इसे इस फॉर्म में लेता है, आयंस के फॉर्म में। आयंस का फॉर्मूला बताइए। H2PO4 पढ़ाए थे आपको, बहुत बार आ चुका है। H2PO4 फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, ये फॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। H2PO4 निगेटिव, ये है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, या इसको फॉस्फेट आयन भी बोल सकते हो या फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हो। फॉस्फेट आयन या इसी को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ये H2PO4 या फिर HPO4। यहां पर 2 निगेटिव लग जाएगा, 2 निगेटिव। यहां से 2 हटेगा तो यहां चला जाएगा। इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है। आपकी बुक ने लिखा है, एनसीईआरटी बुक में। समझ में आ रही बात? यहां 2 लगेगा तो यहां पर नहीं लगेगा, और यहां नहीं लगा तो यहां लग गया। ऐसे याद कर लो। तो H2PO4 निगेटिव और HPO4 2 निगेटिव, इन दोनों को फॉस्फेट आयन कहते हैं। और फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब होता है। याद रहेगा फॉस्फोरस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? क्वेश्चन क्योंकि हमेशा इसी से आते हैं। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? नाइट्रेट के फॉर्म में। और हाँ, और फॉस्फेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयंस, है ना। H2PO4 निगेटिव, और यहां का 2 अगर हटेगा तो यहां चला जाएगा। दोनों में से कोई भी, किसी भी फॉर्म में।
फॉस्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, अब जल्दी से बताइए, एक चीज सोच कर आंसर दीजिएगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? किसी को याद है? सेल चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? सबको पढ़ा चुके हैं। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और, वेरी गुड, प्रोटीन, लिपिड और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, है ना? तो मेनली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट। चलो कार्बोहाइड्रेट भी लिख लेते हैं। लिपिड कौन सा लिपिड होता है? लिपिड दो तरह का लिपिड होता है। कौन कौन सा लिपिड? सबसे मेन होता है फॉस्फोलिपिड और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल। पढ़ा चुके थे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो याद के मजाक मेरी सेल वाली क्लास पढ़ ले। कोलेस्ट्रॉल, तो आपको मालूम चल गया। मतलब फॉस्फोलिपिड का मतलब बताइए। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड में क्या चीज आकर जुड़ गई है? फॉस्फोरस आकर जुड़ जाए। लिपिड में फॉस्फोरस आकर जुड़ जाएगा तो फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। मतलब फॉस्फोरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है कि नहीं होता? किस फॉर्म में होता है? यहां पे फॉस्फोरस किस फॉर्म में है? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ व्हिच आयन? फॉस्फेट आयन। तो याद रहेगा। तो फॉस्फेट आयन सेल में सेल मेम्ब्रेन में होता है कि नहीं होता? फॉस्फोरस, कोई पूछे आपसे? फॉस्फोरस प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, यस और नो? यस। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? वेरी गुड। अच्छा, आपका बताइए डीएनए क्या क्या, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, डीएनए आरएनए की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोलो फॉस्फोरस। मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट है या नहीं है न्यूक्लिक एसिड में? डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता फॉस्फोरस? तो आपको दूसरा काम मालूम चल गया, फॉस्फोरस कहां कहां होता है प्रेजेंट। पहला बताया आपको सेल मेम्ब्रेन में होता है, दूसरा बताया न्यूक्लिक एसिड में होता है। कभी कभी प्रोटीन भी बताए थे। प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और वेरी रेयरली कभी कभी फॉस्फोरस। मतलब कभी कभी फॉस्फोरस हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत रेयर चांस है, लेकिन कभी कभी फॉस्फोरस पाया जाता प्रोटीन में कि नहीं पाया जाता? तो कभी कभी। और डीएनए में हमेशा, डीएनए में तो हमेशा डीएनए बना ही होता है फॉस्फोरस और शुगर का। डीएनए का डायग्राम आपको पढ़ने मिला होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, या नहीं पढ़ा है तो जेनेटिक्स में आराम से पढ़ने मिलेगा आगे जाकर। डीएनए का आपसे कोई पूछे बैकबोन किसका बना होता है? डीएनए का बैकबोन किसका बना? डीएनए का डायग्राम पता है ना आप लोगों को? आप लोगों को डीएनए का डायग्राम ऐसे पता है, ये ऐसा होता है डीएनए। हाँ, कि किस चीज का बना हुआ है ये बैकबोन? नहीं, गलत जवाब। सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर एंड फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर, इधर भी सुगर फॉस्फेट, 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 ऐसे बना हुआ है। तो कोई पूछे बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंसिस्ट ऑफ, डीएनए का बैकबोन किस चीज का बना होता है? याद रखना। और यहां पर बीच, यहां पर क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये अंदर की ओर पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात? इस कलर चेंज कर देते हैं इसका, जिससे आपको अच्छे से दिखने लगे। आपके नाइट्रोजनस बेस कहां होते हैं? अंदर की ओर या बाहर की ओर? अंदर में। ये रहे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जो भी है ये सब यहां होंगे। यहां एडेनिन है, जिसके सामने क्या होगा? थाइमिन। कितने बॉन्ड से बना हुआ होगा एडेनिन और थाइमिन? कितने बॉन्ड से बना होता है? डीएनए आपको बायोमोलिक्यूल से पढ़कर आए, जल्दी बोलिए। एडेनिन और डबल बॉन्ड, वेरी गुड। यार थाइमिन, जिसके सामने क्या होगा? क्या होगा? एडेनिन होगा और डबल बॉन्ड होंगे। साइटोसिन के सामने क्या होगा? ग्वानिन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये पढ़ा है आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में। ठीक है, नहीं पढ़ा, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो जेनेटिक्स जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको इसको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा।
अभी हमसे इतना बताना चाह रहे हैं, डीएनए का बैकबोन किसका बना होता है? फॉस्फेट और शुगर का बना होता है। मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता डीएनए में, आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड में? होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ रहे थे? फॉस्फेट पढ़ रहे थे। पहली बात आपको पढ़ा है फॉस्फेट के बारे में, सबसे पहली बात फॉस्फोरस पढ़ रहे थे, सॉरी फॉस्फोरस पढ़ रहे थे। फॉस्फोरस का सिंबल पी होता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला H2PO4 माइनस, या फिर दूसरा फॉर्म में, एक और फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है HPO4 2 माइनस। इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है। दूसरी बात बताएं, इट इज प्रेजेंट इन, फॉस्फोरस कहां कहां पाया जाता है? पहला बताए थे आपको, सेल मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में? सेल मेम्ब्रेन में किस फॉर्म में? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। सर्टेन, दूसरा बात आपकी बुक कह रही है सर्टेन, कुछ प्रोटीन में, सर्टेन प्रोटीन में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तीसरी बात कहती है न्यूक्लिक एसिड, ऑल न्यूक्लिक एसिड में होगा कि नहीं होगा? ऑल न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए में होगा कि नहीं होगा? आरएनए में होगा कि नहीं होगा? चलेगा। न्यूक्लिक एसिड में आपका न्यूक्लिक एसिड जरूर होगा, है ना? तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनता है फॉस्फेट के जुड़ने से, या न्यूक्लियोटाइड बनता है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लिक एसिड में होता है, न्यूक्लिक एसिड का एक छोटा सा यूनिट बोला जाए तो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में होगा कि नहीं होगा? अब जल्दी सोच कर आंसर देना। अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आंसर है आप बता पाएंगे जल्दी से। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, सही आंसर है। जिसने बताया बिल्कुल सही आंसर है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। न्यूक्लियोसाइड में जैसे ही फास्फोरस जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है, ऐसे याद रखना। जिन बच्चों को नहीं पता था वो ध्यान से देख ले। न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फोरस जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो न्यूक्लियोटाइड में होगा कि नहीं होगा फास्फोरस? लेकिन न्यूक्लियोसाइड में था क्या? नहीं था। तो याद रखना, न्यूक्लिक एसिड में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। न्यूक्लियोटाइड में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। न्यूक्लियोसाइड में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। डिटेल में खैर आपको आगे पढ़ाया जाएगा जेनेटिक्स में, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा जेनेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट आपको टच दे दिया। तो न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में होगा और न्यूक्लिक एसिड में होगा, सेल मेम्ब्रेन में होगा, प्रोटीन में, कोई कोई प्रोटीन में हो सकता है, सभी में नहीं, कोई कोई प्रोटीन में। चले आगे। एटीपी में होगा कि नहीं होगा? फास्फोरस एटीपी में होगा कि नहीं होगा? एटीपी में फुल फॉर्म क्या होता है एटीपी का? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कितने फॉस्फेट होंगे? कितने फॉस्फेट होते हैं एक एटीपी में? कितने? 3 फॉस्फेट होते हैं। एडीपी में, एडीपी में कितने फॉस्फेट होंगे? 2 फॉस्फेट। और एएनपी में एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीनों में है कि नहीं है? है। तो एएमपी में, एडीपी में, एटीपी में फॉस्फेट होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। अगर अगली बात, एडीपी है आपके पास और उसको एटीपी बनना है, एडीपी से एटीपी बनना, तो क्या जरूरत होगी? क्या चीज ऐसा जुड़ जाएगा उसमें आकर कि वो एडीपी एटीपी बन जाएगा? फॉस्फेट आकर जुड़ जाए तो, एक एक फॉस्फेट आकर जुड़ जाएगा तो एटीपी बन जाएगा ना। और एक फॉस्फेट, फॉस्फेट के जुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, इस घटना को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के जुड़ने की घटना को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अगर एडीपी से एडीपी बनना मतलब कौन सी घटना हो रही है? समझ में आ रही बात?
तो जब भी कभी फॉस्फेट जुड़ने वाली कोई भी रिएक्शन होगी, एएमपी से एडीपी बन रहा होगा तो कौन सी घटना हुई, एएमपी से एडीपी बना तो, और इससे ये बना तो भी फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही बात। और फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फोरस जरूरी है कि नहीं है, बिना फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन हो सकता है क्या? चलो वेरी गुड, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो फॉस्फेट खत्म हो गया। आप लोग रीडिंग कर लीजिए। Phosphorus is absorbed by the plant from the soil in the form of phosphate ion. दूसरी लाइन लिखती है phosphorus is the constituent of cell membrane, certain protein, nucleic acid, nucleotide, ATP, NADPH, ADP, AMP, and it's also required for the phosphorylation reaction. फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होने के लिए भी आपका फॉस्फेट बहुत अनिवार्य है। फॉस्फोरस कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ सकते हैं क्या? ये चैप्टर ध्यान रखना, ये चैप्टर बड़ा आसान लग रहा है लेकिन चीजों को अगर सही से याद रख पाओ तब इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि नाइट्रोजन वाला फॉस्फोरस में बोल दो, फॉस्फोरस वाला नाइट्रोजन में बोल दो। ये कई सारे चैप्टर का मिक्सचर चैप्टर है, आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करने हैं। पूरी बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएंगे एक साथ, बस आपको याद रखना है। स्क्रीन ब्लर हो रही है अभी भी? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अभी। तो अभी अच्छी है कि खराब है पहले से? तो पता नहीं, वो ऑप्शन था ऑटो, तुमने ऑटो कर दिया। यस, पहले से अच्छा हुआ या खराब हुआ ये बताओ। छोड़ो, रोटेट हुआ ये नहीं पूछ रहे अभी। अब मुझे नहीं दिख रहा वो। हाँ दिखा दिखा, अब सही। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत होगी तो बोलना, फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है। आज रूम चेंज किए ना, उसके लिए बोर्ड का आज इसको दीवार में चिपका दिए। गिर जाता था सिर पे ही मेरे, उस दिन गिर गया था। तुम लोग की क्लास में गिरा था ना? हाँ, तो इसीलिए आज इसको चढ़ा दिए ऊपर, गिरने का टेंशन खत्म। तीसरे एलिमेंट की ओर चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तीसरे एलिमेंट का नाम बताइए। पोटेशियम। पोटेशियम तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम। और पोटेशियम का फॉर्मूला याद है? इसका क्या होगा सिंबल? के। बच्चे कंफ्यूज मत करना, पोटेशियम का फॉर्मूला के होता है, ठीक है। अब पोटेशियम के बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? तो पोटेशियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, उसका फॉर्मूला के प्लस। हमेशा पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? पोटेशियम आयन के फॉर्म में। पोटेशियम आयन का फॉर्मूला के प्लस। चलेगा? फिर कहां पर सबसे ज्यादा पड़ जाएगा बताओ, कहां पर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी पोटेशियम की? ओल्ड पार्ट में या मेरिस्टेमेटिक पार्ट में? तो पढ़ा पता ही है, जहां पर सेल डिवीजन जल्दी होगा तो वहां ज्यादा चाहिए होगा। मेरिस्टेमेटिक पार्ट में। मेरिस्टेमेटिक पार्ट कहां होंगे? बड में होंगे, लीव्स में होंगे, रूट की टिप में होंगे, तो इन सभी जगह जरूरत पड़ेगी। अगली बात है पोटेशियम हेल्प इन द मेंटेन ऑफ। आपको बताइए पोटेशियम कहां पढ़ाए थे हम अभी अभी थोड़ी देर पहले? कल की क्लास में पढ़ाए थे, कल या परसों की क्लास में पोटेशियम का यूज कहां पढ़ाए थे? बताइए, आपको पढ़ाए थे, तीन एलिमेंट के नाम बताए थे एक साथ, कहां पर पढ़ाए थे? याद आ रहा किसी को? वेरी गुड, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, बॉडी का सेल के अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन कह सकते हो, ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ाए थे आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करने में कौन कौन से आयन इंपॉर्टेंट थे, वहां कहां कहां पढ़ाए थे? ऑस्मो रेगुलेशन में कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट थे? पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन। ये तीन एलिमेंट ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो अभी यहां पर पोटेशियम करता है कि नहीं करता ये काम? हाँ, सोडियम में भी पढ़ेंगे तब भी ये लिखेंगे, और क्लोरीन पढ़ेंगे तब भी ये लिखेंगे कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तीनों करते हैं क्योंकि। तो ये मतलब यही लिख रहा है, पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन द एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल। सेल के अंदर एनायन कैटायन बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा? हाँ।
प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम आएगा कि नहीं आएगा पोटेशियम? बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम हेल्प करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। कंपोनेंट नहीं है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, बट सिंथेसिस में हेल्प करता है, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस समय पोटेशियम का काम है। अच्छा, आपको पढ़ा चुके हैं, आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, नहीं सॉरी, प्लांट वाटर रिलेशनशिप चैप्टर पढ़ा दिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ाए थे, आपको याद है किसी को? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर अगर याद है तो आप बताइए कि स्टोमेटा को खोलने वाला कौन सा एलिमेंट था जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता था? कौन सी थ्योरी थी सबसे पॉपुलर थ्योरी स्टोमेटा ओपनिंग के लिए? याद करो, वहां पढ़ाए हैं, स्टोमेटा ओपनिंग के लिए कौन सी सबसे फेमस थ्योरी थी? नहीं, किसी को याद आ रहा है? स्टोमेटा ओपनिंग करने के लिए आपको चैप्टर पढ़ाए थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। स्टोमेटा ओपनिंग की मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म थी, कौन सी थ्योरी है जो स्टोमेटा ओपन करती थी? याद है किसी बच्चों को? हाँ, वेरी गुड। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी, जिस बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको याद है एक्सचेंज थ्योरी, ये थ्योरी पढ़ाए थे। इस थ्योरी में आपको बताए थे कि सेल के अंदर कौन सी सेल, गार्ड सेल के अंदर कौन सा आयन घुस जाता है? पोटेशियम घुस जाता है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर कौन सा आयन भर जाता है? पोटेशियम आयन घुस जाता है, और पोटेशियम आयन घुस जाएगा गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी? टर्जिट हो जाएगी, और टर्जिट हो जाएगी जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पढ़ाए थे आपको, याद करो। तो पोटेशियम आयन की जरूरत स्टोमेटा खोलने के लिए है कि नहीं है? तो स्टोमेटा की ओपनिंग में कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 चैप्टर में आ गया, क्योंकि पोटेशियम आयन हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन सी थ्योरी बताए थे? एबीए थ्योरी, वेरी गुड। एबीए हार्मोन्स स्टोमेटा को बंद कर देता है और पोटेशियम आयन खोल देता है, बढ़ाए थे, याद है? तो पोटेशियम का यूज क्या क्या पढ़ लिया आपने? पहला काम पढ़ा, पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, पहली बात। दूसरा लाइन आपने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ज्यादा होगा। तीसरा चीज पढ़ा, पोटेशियम मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, साथ ही साथ में कैटायन एरेनाइंस को मेंटेन करने, बैलेंस करने का काम आता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कुछ नेगेटिवली आयन चार्ज होता है, कैटायन एरेनाइन को बैलेंस करता है सेल के अंदर। पोटेशियम हेल्प इन द, आपको पढ़ाए थे, किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोमेटा ऑफ की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, क्लोजिंग में नहीं करता, ओपनिंग बस में करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी पोटेशियम का यूज है। हाँ, लिख दिया है गलती से, ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ लिख दिया है, बट ओपनिंग में हेल्प करता है मेनली। अब क्लोजिंग ऐसे कह सकते हो कि अगर ये अंदर नहीं घुसा तो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, समझ में आ रहा है? ये अंदर नहीं, ओपनिंग या क्लोजिंग दो में से कोई एक ऑप्शन होगा तो ओपनिंग ही सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो ओपनिंग बस होगा, अगर एक साथ लिख दिया तब ये चूज कर लीजिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऐसा वर्ड वर्ड लिख दिया एक साथ, दरवाजा खोलने और बंद करने दोनों के काम आता है, ऐसे लिख दे कोई तो चलेगा। लेकिन अलग अलग ऑप्शन है तो सिर्फ ओपनिंग में आएगा इसका आंसर, क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग इसका काम नहीं है, स्टोमेटा क्लोज करना इसका काम नहीं है, चलेगा। लेकिन आपने यहां पर लिख दिया है तो एक साथ ऐसा यही वर्ड लिखा रहे तो चलेगा, जैसा लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो सेलेक्ट कर देना। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन कर दे, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बोथ, तो आप सिर्फ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा सेलेक्ट करिएगा सिर्फ, क्योंकि क्लोजिंग के लिए एबीए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, और एबीए हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करता है इसको जाने नहीं देता, इंटरफेयर द पोटेशियम आयन एक्सचेंज, पोटेशियम आयन के एक्सचेंज को इंटरफेयर करेगा और ये अंदर घुस ही नहीं पाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, ये कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिटी ऑफ द सेल, सेल के अंदर टर्जिटी मेंटेन करता है, गार्ड सेल को टर्जिट कौन बनाता था? ये पोटेशियम आयन जाकर गार्ड सेल को टर्जिट बनाता था, तो टर्जिटी ऑफ द सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा आयन? पोटेशियम आयन। जब पोटेशियम आयन सेल के अंदर घुसता तब तो सेल टर्जिट होती थी, और गार्ड सेल टर्जिट होती तब तो स्टोमेटा ओपन होता था, समझ पाए?
चलो हाँ, आप बोलो क्या पूछ रही थी बच्ची, कुछ पूछ रही थी एक लड़की, बोलो। हम्म। हाँ ठीक है, तो बोल तो दिया हमने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक एक वर्ड में अगर आपसे ऐसा बोला जाए, बात समझना। आपका काम है, आपका काम ध्यान समझना, आपका काम रोज आपकी ड्यूटी लगा देते हैं, आपका काम है रोज आकर पेस का गेट खोलना है, आपका जॉब आपको लगा दी, आपका काम है पेस का गेट खोलना है पर डे। जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन आपका पेस का गेट खुलेगा क्या? नहीं, अगर आपका आप ही का काम है, कोई और नहीं कर रहा, सपोज ये गेट लगा हुआ है, ये गेट खोलना सिर्फ आपका काम है। आप आएंगे तो गेट खुलेगा, आप नहीं आएंगे तो गेट बंद रहेगा। तो गेट खोलना बंद करना कौन किस पर निर्भर करता है, ऐसा पूछ ले तो कौन है जिस पर डिपेंड करता है? बात समझ रहे हो? एक एक मिनट में बात समझ रहे हो मेरी बात? मैं गेट बंद करने की जिम्मेदारी नहीं लिया हूं, मैं गेट बंद करता ही नहीं हूं, सिर्फ खोलना जानता हूं, मुझे बंद करना आता भी नहीं है। समझना बात को, ये गेट है, ये मुझे बंद करना नहीं आता, सिर्फ मैं खोलना जानता हूं। अगर मैं उठ गया तो मैं गेट खोल दूंगा, और मैं नहीं आया घर, आज मान लो नहीं आया, तो गेट कोई खोलेगा? तो गेट कैसा रहेगा? बंद रहा आएगा, गेट बंद रहा आएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि पारस जैन पर निर्भर करता है गेट खुलेगा कि बंद रहेगा, ये वाला। जबकि मुझे गेट बंद करना आता ही नहीं है, मुझे वह नहीं जानता कैसा गेट बंद करते हैं, सिर्फ मैं खोलना जानता हूं। दोनों लाइन समझ पा रहे हो? अभी समझ में आई बात? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करता है पोटेशियम आयन पे, ये कहना गलत नहीं होगा। बट आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि पोटेशियम आयन को, पोटेशियम आयन कैसे खोलता था। पोटेशियम आयन अंदर घुस जाता था, और अंदर घुस जाने की वजह से सेल टर्जिट हो जाती थी, गार्ड सेल, और इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता था। एबीए हार्मोन्स अगर रहेगा तो एबीए हार्मोन्स पोटेशियम को अंदर आने नहीं देगा, और पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो स्टोमेटा बंद रहेगा। इसलिए समझ में आया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे कंट्रोल होता है। टर्जिटी कौन मेंटेन करेगा सेल के अंदर? यही गार्ड सेल को टर्जिट कौन बनाता है, कोई पूछे? पोटेशियम आयन गार्ड सेल को टर्जिट बनाता है, और इससे पोटेशियम आयन हमारा खत्म हुआ। होपफुली आपको पोटेशियम आयन भी समझ में आ गया होगा। अब आप अब आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का टेस्ट लेने जा रहे हैं हम। जल्दी से देखते हैं कौन बच्चों को याद है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मेरे घर में एक प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट लगा हुआ है गमले में मेरे, ठीक है। ये प्लांट की पुरानी पत्तियां हैं, बड़ी बड़ी वाली, ये प्लांट्स की न्यू न्यू लीफ है। कोई दिक्कत? अब मैंने गमले पे बहुत दिनों से नाइट्रोजन नहीं डाला, तो मेरी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। बताओ इसके सिम्टम पहले किसमें दिखेंगे? ओल्ड लीफ में या न्यू लीफ में? क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं वहां पर, हम आपको पढ़ा चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के सिम्टम पहले किसमें दिखेंगे? फर्स्ट किसमें दिखेंगे? ओल्ड लीफ पे। वेरी गुड, जिनको पता है तो बता सकते हैं कि फर्स्ट यहां पर दिखेगा डिफिशियंसी के सिंड्रोम। क्यों? हाँ, क्योंकि क्या होगा, जब पेड़ में कमी आएगी, नाइट्रोजन की कमी आएगी, तो नाइट्रोजन कमी आएगी तो ये बूढ़े लोग जो हैं अपना नाइट्रोजन किसको देंगे? बोलेंगे हम तो मरने ही वाले हैं कुछ दिनों में, तुम्हारी जिंदगी पूरी बाकी है, तुम रख लो मेरा नाइट्रोजन। तो ये अपने बूढ़े वाले जो ओल्ड सेल हैं, ओल्ड लीफ जो है, वो अपना नाइट्रोजन किसको दे देंगी? यंग को दे देंगी, और इसलिए कमी किसके पास आ जाएगी? है ना? तो यहां पर इसका मतलब इस घटना को क्या कह रहे थे? मोबिलाइजेशन कह रहे थे। मोबिलाइजेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो नाइट्रोजन मोबिलाइज, नाइट्रोजन की कमी आएगी तो किस पर दिखेगी? पहले ओल्ड लीफ पर। फॉस्फोरस की कमी आएगी तो किस पर दिखेगी? फॉस्फोरस की कमी आएगी तो किस पर दिखेगी? पहले ओल्ड लीफ पर। वेरी गुड। पोटेशियम की कमी आएगी तो पहले किस पर दिखाई देगी? कैल्शियम की कमी आएगी तो पहले किस पर दिखाई देगी? सही है आंसर। चलो टेस्ट में पास हो गए आप लोग, कुछ बच्चे पास हो गए जिन्होंने आंसर दिया सही था। याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आयन जो भी हैं वो सब यहां से वहां मूवेबल हैं, मूव कर सकते हैं।
लेकिन कैल्शियम जो है वो मूव कर सकता है क्या, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है क्या? नहीं, ये बेचारा नहीं जा सकता। ये बेचारा नहीं जा सकता। याद रखने का ट्रिक देखना, ये बैठे बैठे क्या बोलेगा, बोलता है काश, काश आयरन होता। ध्यान समझना, क्या बोलता है, काश आयरन होता तो ये दिन देखने ना मिलते। रिपीट कर रहे हैं, पेड़ क्या बोलता है, काश, काश आयरन होता। क्या बोलता है, काश आयरन होता तो ये दिन ना देखने पड़ते, कमी ना आती। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहा है, काश आयरन होता तो पेड़ में कमी। हाँ, बस इतना सा ट्रिक बोलता है, काश आयरन। ठीक है, बैठे बैठे यही बोलता है। का मतलब फुल फॉर्म बताओ, का का कैल्शियम, सी ए। सा का फुल फॉर्म, सा का मतलब, हाँ, सा मतलब सोडियम नहीं होता, ना मतलब सोडियम होता है, एन ए बोलते तब बोलते सोडियम। एस मतलब सल्फर होता है। और आयरन का मतलब, आयरन मतलब Fe है ना, आयरन हो गया। तो कैल्शियम, सल्फर और आयरन, काश आयरन भी मूव कर सकता। ऐसे याद कर लो, काश आयरन भी मूव कर सकता। कौन मूव नहीं कर सकता? कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो नॉन मोबाइल हैं, जो यहां से वहां मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल है, यहां से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं कर सकते, नॉन मोबाइल है, बाकी सारे मूव कर जाते हैं। इसलिए सारे एलिमेंट्स की कमी पहले किस में दिखेगी, ओल्ड लीफ में पहले दिखेगी। लेकिन ये तीन एलिमेंट की कमी होगी तो पहले किस में दिखेगी, यंग लीफ में या ओल्ड लीफ में? याद रखना, समझ में आई बात। काश आयरन भी, ऐसे ट्रिक बना लो, काश आयरन भी मूवेबल होता, ऐसे ट्रिक है। बाकी लाइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ काश आयरन का मतलब है, यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, काश आयरन मूवेबल होता, मतलब आयरन मूवेबल है कि नहीं है? काश कह रहे ना, काश ऐसा होता, काश मेरे पास हीरो की खदान होती। मतलब आपके पास हीरो खदान है कि नहीं है? आप ऐसा सपना देख रहे हो, काश मेरे पास सोने की गाड़ी होती, सोने की कार होती। इसका मतलब आपके पास सोने की कार है या नहीं है, काश कर रहे हो आप तो। हाँ, तो समझ गए, काश आयरन भी मूवेबल होता, मतलब ये आयरन मूवेबल नहीं है, सल्फर मूवेबल नहीं है, कैल्शियम मूवेबल नहीं है, ये तीनों मूवेबल नहीं है। ट्रिक याद रहेगा, अच्छी बात है। ये तीन एलिमेंट मूवेबल नहीं है, कौन कौन से, कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो मूवेबल नहीं है, नॉन मूवेबल है, नॉन मोटाइल है, एक दूसरे का मूव नहीं कर सकते। तो जल्दी से करना। अब कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से रखना, इन तीनों जगह पे याद रखना, इन तीनों पे कमी आएगी तो पहले यंग लीफ में आएगी। ठीक है, पढ़े। तो अब पढ़ते हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में यही बात याद रखना, जब पढ़ाएंगे तो ये जरूर याद से बोल देना उसके बारे में। कैल्शियम एब्जॉर्ब, कैल्शियम प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम आयन Ca2+, कैल्शियम आयन Ca2+ के फॉर्म में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत कहां होगी, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में या मैच्योर पार्ट में? नहीं, मेरिस्टेमेटिक पार्ट में। सेल डिवीजन करने के लिए सारे एलिमेंट चाहिए, सारे एलिमेंट की जरूरत मेरिस्टेमेटिक में ज्यादा होती है, जैसे याद कर लो सिंपल सा। तो ज्यादा जहां कवर होगी मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि सेल डिवीजन होना है ना वहां पे। तो रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, जो सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उनमें दिखेगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय यह काम आता है, कैल्शियम का यूज याद करो। सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाए थे आपको, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस पढ़ाए थे, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट पढ़ाए थे, याद करो, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट। यहां पर सेल प्लेट बनती थी, याद करो, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती थी। कैल्शियम पैक्टेट यहां पर, कैल्शियम यहां मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था, आपको याद करो, सेल प्लेट बनाने में, दो सेल को डिवाइड करने में। मतलब कैल्शियम नहीं होगा तो सेल डिवीजन हो पाएगा क्या? तो सेल डिवीजन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
तो सेल डिवीजन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, यहां पर जो सेल वॉल बननी है नई वाली, उस सेल वॉल बनाने के लिए, ये नई सेल वॉल जो बनानी है उसके लिए कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए? सेल डिवीजन के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम का यूज पढ़ा रहे हैं आपको। कहां कहां है? सेल डिवीजन करने के लिए, सेल वॉल के फॉर्मेशन करने के लिए, और क्या चीज के लिए जरूरत होता है? कैल्शियम पैक्टेट। कहां पढ़ाए थे बताओ? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या बना होता है सेल में? वेरी गुड, वेरी गुड, मिडिल लैमेला। वेरी गुड, सही जवाब है बच्चों। कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या बना होता है? मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट बनाता है। मतलब कैल्शियम मिडिल लैमेला बनाता है कि नहीं बनाता? तो कैल्शियम का यूज क्या क्या पढ़ाया हमने? पहला यूज सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आपका मिडिल लैमेला बनाने का काम आता है। सेल डिवीजन में एक और तरह से मदद भी करता है, जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, स्पिंडल फाइबर याद है आपको? तो स्पिंडल फाइबर भी में कैल्शियम होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी थोड़ा बहुत होता है। कैल्शियम यहां भी जरूरी है स्पिंडल फाइबर बनाने में भी। इसका मतलब एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो, सेल डिवीजन में जरूरी है, सेल वॉल फॉर्मेशन में जरूरी है, और मिडिल लैमेला बनाने में भी जरूरी है। तीन काम है कैल्शियम के, याद रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। माइटोटिक माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर में जरूरत होगा कि नहीं होगा? स्पिंडल फाइबर बनाने में भी, स्पिंडल फाइबर बनाने में भी किसका यूज है? कैल्शियम का यूज है। कैल्शियम के 4 यूज पढ़ा दिए। अब जल्दी से बताओ, कौन से लीफ में एक्युमुलेटेड होगा, कहां पाया जाएगा और कहां कमी आएगी इसकी? अगर डिफिशियंसी आई तो कौन से पार्ट में डिफिशियंसी आएगी? न्यू लीफ में या ओल्डर लीफ में? कहां इसकी कमी पहले दिखेगी? न्यू लीफ में इसकी कमी दिखेगी। और कहां पर प्रेजेंट होगा? ये मेनली प्रेजेंट कहां होता है? ओल्डर लीफ में प्रेजेंट होता है। या तो यही आपकी बुक लिख रही है, इफ इट एक्युमुलेट इन ओल्डर लीफ, ओल्डर लीफ में पाया जाता है, न्यू लीफ में इसकी कमी होती है। It involved in the normal functioning of cell membrane, सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। It activates certain enzyme and play important role in the regulation of metabolic activity। खत्म हो गया, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता इस लाइन से। खत्म हो गया कैल्शियम भी। कैल्शियम के बारे में सिर्फ 3-4 लाइन याद रखना। पहली चीज, कैल्शियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और क्या क्या काम करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हाँ करता है। मिडिल लैमेला बनाने में, स्पिंडल फाइबर बनाने में, ये 4 काम है इसके मेनली। और 5वां काम अगर आपको लिखा रहे तो ये भी याद रख ले सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में, हाँ वहां भी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ये सारे कैल्शियम के रोल थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम याद रखो, मैग्नीशियम का मिडिल लैमेला बना होता कि नहीं बना होता? तो एक काम तो आपको यही मिल गया, मैग्नीशियम का पहला काम तो यहीं से मिल गया। मिडिल लैमेला, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 चीज का बना होता है ना। तो मैग्नीशियम का पहला काम तो आपको ये मिल गया कि मैग्नीशियम क्या काम करता है? मिडिल लैमेला बनाने के काम आता है। ये काम तो याद हो गया आपको। सुनते हैं मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या लिखा है आपकी बुक ने। तो मैग्नीशियम के बारे में पहली लाइन लिखता है कि मैग्नीशियम एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में, Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ज्यादातर आयन में 2+ के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। ज्यादातर हम देख लें 2+ में ही होंगे। Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम का यूज कहां कहां होता है? आपको बहुत सारी जगह मैग्नीशियम का यूज पढ़ने मिलेगा। आप याद करो, बहुत सारे चैप्टर, अलग अलग चैप्टर को याद करो, मैग्नीशियम कहां कहां आपने पढ़ रखा है। क्लोरोफिल का डायग्राम पढ़ा है आपने? क्लोरोफिल के डायग्राम में आपको याद होगा, ये रहा क्लोरोफिल का डायग्राम, लगभग कुछ ऐसा होता है। याद आ रहा है? लगभग कुछ ऐसा होता है क्लोरोफिल का डायग्राम जो हमने बनाया है। सॉरी, Fe नहीं, नाइट्रोजन, सॉरी। ये कुछ ऐसा दिखता है क्लोरोफिल का डायग्राम लगभग में।
लगभग बनाए, पूरा कंप्लीट नहीं बनाए हैं, बहुत बड़ा सा डायग्राम होता है, पूरा डायग्राम नहीं बना जा रहा है, लेकिन ऐसा दिखता है। सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम। चारों, और इधर इधर चारों कॉर्नर पे, और फिर बाकी जगह जो बची है वहां पर कार्बन होता है, ऐसे रिंग विंग पाई जाती है, कुछ ऐसी रिंग रिंग होगी। समझ रहे हो, हम बनाना नहीं जानते, हम अच्छे से बना भी नहीं रहे, टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मेनली सेंटर में कौन होता है, मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट है कि नहीं है, मतलब मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल की कमी होगी कि नहीं होगी, समझ में आ रही बात। तो मतलब मैग्नीशियम का काम सुनते हैं। पहला काम आपकी बुक ने लिखा है, एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको, अगला चैप्टर वही पढ़ाएंगे, और जब आपको रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो रिस्पायरेशन चैप्टर में बहुत सारे एंजाइम पढ़ाएंगे, और बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आयन बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। वैसे आपको 2-3 एंजाइम के नाम तो पढ़ा ही दिए थे, बताइए मैग्नीशियम से कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, आपको पढ़ाए थे, कुछ याद है आपको, किसी को याद है कुछ, पायरुवेट, डिहाइड्रोजिनेज, आपको पढ़ाए थे, क्या ट्रिक बताए थे, ट्रिक याद करो। प्यारी दीदी, रब ने पेप्सी मैगी मना किया है, याद कर लो। प्यारी दीदी, रब ने, रब का क्या बन गया था, RUBISCO, प्यारी दीदी रब ने क्या, पेप्सी, पेप्सी मैगी मना किया है। मैगी का मतलब यहां पर क्या था, मैग्नीशियम का यूज कहां कहां होता है, कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, पायरुवेट, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, रुबिस्को एंजाइम को, और पेप्सिको एंजाइम को। ये तीनों एंजाइम को एक्टिवेट करना किसका काम है, मैग्नीशियम का आयन है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहां पर यूज होगा, कहां पढ़ाएंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के बारे में, रिस्पायरेशन चक्कर में। तो ऐसा आपकी बुक ने ऐसे अलग से बताकर ऐसे बोल दिया, रिस्पायरेशन के रिलेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आता है, सही है गलत है, मैग्नीशियम आयन का रिस्पायरेशन वाले एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम आता, काम चलेगा, समझ पाए क्या बोल रहे हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो रिस्पायरेशन करने के काम आता है। प्लांट रिस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको इस एंजाइम के बारे में, अगले चैप्टर में। अच्छा, रुबिस्को एंजाइम कहां पढ़ते हैं, रुबिस्को और पेप्सिको एंजाइम कहां पढ़ाएंगे, कौन से चैप्टर में, ये दोनों एंजाइम के बाद फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। मतलब इस एंजाइम को फोटोसिंथेसिस चैप्टर में यूज होते हैं ये एंजाइम। मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम को एक्टिवेट करता है कि नहीं करता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम एक्टिवेट द एंजाइम रिलेटेड टू रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सही है गलत है, सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए बनते समय भी मैग्नीशियम आयन ग्रोथ होती है कि नहीं होती, मैग्नीशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। जब सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए होती है उस समय मैग्नीशियम आयन बहुत जरूरत है, एसेंशियल्स होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर जो बना कर देखेंगे, और मैग्नीशियम आयन होता है नहीं होता क्लोरोफिल में। और राइबोसोम का हेल्प इन द मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाला कौन सा एलिमेंट है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, तो इसका भी आंसर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के काम एक बार रिपीट कर रहे हैं, जल्दी सुनना। मैग्नीशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मैग्नीशियम आयन के रूप में। दूसरी लाइन पूछे कि मैग्नीशियम आयन हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिलेटेड टू रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सही है गलत है। तीसरा है इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, सही है गलत है, सही है। और चौथा इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है कि नहीं,
इट हेल्प इन द राइबोसोम, इट हेल्प इन द मेंटेन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर। सही है। तो इस तरह आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बोलना से फायदा नहीं है, आपको दिमाग में याद रखना होगा जब किस 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 काम को बोल रहे हैं वहां पर कौन सा एंजाइम काम आएगा। चलो जल्दी से आपसे आपसे पीछे का टेस्ट लेते हैं, चेक देख, चीटिंग मत करना, अपने आप आंसर देना। इसके लिए सही सही आपको सिर्फ उसके एलिमेंट का नाम बोलना है, हम बाकी सब कुछ हम बोल रहे हैं। पहली लाइन बोल रहे हैं इट हेल्प इन द, इट हेल्प टू मेंटेन द cation anion इन द सेल। पोटेशियम, वेरी गुड, सही आंसर है। It is a component of cell membrane, certain protein and all nucleic acid and nucleotide. Phosphorus, very good. अगला पूछ रहे हैं, आप बताना इसका आंसर। It is absorbed in the form of nitrate present in the nitrogen। सही है, सही है। It help in the synthesis of DNA and RNA, also the structural component of chlorophyll and maintain the shape of ribosome। मैग्नीशियम, बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद रखना है। मैग्नीशियम सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सल्फर के बारे में। सल्फर की बताना कमी होगी प्लांट में तो कौन से पार्ट में पहले दिखेगी, ओल्ड पार्ट में या न्यू पार्ट में सल्फर की कमी? न्यू पार्ट में। क्यों? मोबाइल है कि नॉन मोबाइल है, मूवेबल है नॉन मूवेबल है? नॉन मूवेबल है। बताया था ना, कास्ट आयरन मतलब कैल्शियम सल्फर और आयरन तीन ऐसे एलिमेंट जो मूव नहीं करते। चलो तो सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, ये नॉन मूवेबल पार्ट वाला है सल्फर। सल्फर के बारे में पढ़ते, सल्फर का सिंबल एस होता है। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगा? SO4 नेगेटिव, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सल्फेट पढ़ते हैं इसको, सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था, सल्फर इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 नेगेटिव। चलेगा। सल्फर इज प्रेजेंट इन द, अब बताइए कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या? लिपिड में होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड में होता है क्या? प्रोटीन में होता है क्या? अमाइनो एसिड में होता है क्या? कितने अमाइनो एसिड होते हैं टोटल? कितने अमाइनो एसिड आपने पढ़े हैं? प्रोटीन बनाने वाले कितने अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं? बायोमॉलिक्यूल सेक्टर में पढ़ कर आए हैं आप लोग। कितने अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं दुनिया में? कितने? गलत जवाब। और कोई बताओ। बायोमॉलिक्यूल सेक्टर में डिटेल में पढ़े हैं बच्चों आप लोग, ये सब भूल गए क्या इतनी जल्दी? कौन कौन से 20 अमाइनो, याद रखना भूल मत जाना। 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। इन 20 में कितने अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, कितने में सल्फर अब्सेंट होता है? सल्फर प्रेजेंट कितने में होगा, सल्फर अब्सेंट कितने में होगा? कितने अमाइनो एसिड है 20 में से जिनमें आपके सल्फर पाया जाता है? तो दो ही अमाइनो एसिड है जिनमें सल्फर पाया जाता है। वो दो अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? सिस्टीन और मिथियोनिन। आपकी बुक ने लिखा है, आपने बाकी वहां पढ़ा होगा डिटेल में, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन था ये। सिस्टीन एंड मिथियोनिन दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं, पढ़े ना? 20 अमाइनो एसिड के बारे में पढ़े डिटेल में ना आप लोग, डायग्राम बना के सब कुछ सीख गए ना। तो सिस्टीन और मिथियोनिन दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम पूछा जाता है कई बार, क्या होगा आंसर? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? सिस्टीन और मिथियोनिन।
याद रखिएगा ये बात, जो भूल गए हैं बच्चे वो याद कर लो, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े थे आप लोग, या भूल गए हो तो याद कर लो। सिस्टीन एंड मेथिओनिन दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, बाकी के 18 अमाइनो एसिड में सल्फर नहीं पाया जाता। रिपीट कर रहे हैं, आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड 18 अमाइनो एसिड में सल्फर नहीं पाया जाता, ओनली 2 अमाइनो एसिड में सल्फर होता है, उनके नाम है सिस्टीन एंड मेथिओनिन। याद रहेगा। ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में काम आता है, कोएंजाइम की तरह है। बहुत सारे विटामिन को एक्टिवेट करने के काम, विटामिन का कंस्टिट्यूएंट है। फेरेडॉक्सिन को एक्सीटेट करता है, तो सल्फर किसको, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? फेरेडॉक्सिन नाम का एंजाइम, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। फेरेडॉक्सिन एक एंजाइम का नाम है, पढ़ाएंगे आपको। फेरेडॉक्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने में काम आता है, फेरेडॉक्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है सल्फर। ठीक है, और दूसरी बात पढ़ाएंगे, इट्स इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन B1, विटामिन B7 एंड को एंजाइम ए। ये 3 चीज बनाता है। थियामीन लिखा है आपकी बुक में ना, थियामीन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B1 को ही थियामीन कहते हैं। विटामिन B1 आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर में, डाइजेशन चैप्टर में। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थियामीन। पढ़े हैं ना आप लोग, सारे विटामिन के पढ़े होंगे आपने। बायोटीन किसका है? जल्दी से बताइए। BIOTIN, बायोटीन किसका साइंटिफिक नेम है? कौन सा विटामिन का? विटामिन B7 का है। विटामिन B7 को बायोटीन भी बोलते हैं। तो विटामिन B7 में, विटामिन B1 में आपके सल्फर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1 और विटामिन B7 में पाया जाता है। विटामिन B1 को थियामीन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। और को एंजाइम ए जो होता है, को एंजाइम ए, उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर। तो सल्फर कहां कहां पाया जाता है देख लो बच्चों। इसमें से क्वेश्चन आने लायक जो है वो सिर्फ 2 ही है। पहला, सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और सल्फर कौन कौन से अमाइनो एसिड में पाया जाता है। बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं बस। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जान लो विटामिन B1, B7 और कोएंजाइम ए में भी सल्फर होता है, फेरेडॉक्सिन को भी एक्टिवेट करता है। इससे क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, कौन से अमाइनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग है, याद रखना, और सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बस यही 2 लाइन इसमें मेजर याद करना था। अगला आया आयरन। आयरन मोबाइल है या इमोबाइल है? इमोबाइल है। इसकी कमी आएगी तो कौन से पार्ट में पहले दिखेगी? न्यू पार्ट में दिखेगी पहले। मोबाइल है, इमोबाइल है, मोबाइल नहीं है, मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर सकता, इसलिए यंग पार्ट में दिखेगी इसकी कमी भी। तो पढ़े आयरन। चलो तो पढ़ते हैं आयरन। आयरन का सिंबल क्या है? Fe। Fe इसका सिंबल है। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरस के फॉर्म में या फेरिक के फॉर्म में? फेरस आयन के फॉर्म में या फेरिक आयन के फॉर्म में? किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। याद रखिएगा, फेरस के फॉर्म में नहीं होता। फेरिक का मतलब Fe3+ या Fe2+? Fe3+, ठीक है ना। Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है हमेशा फेरिक आयन, मतलब Fe3+। और Fe2+ लिखे तो फेरस आयन कहलाएगा अगर हम Fe2+ लगाएं तो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? Fe2+ में या Fe3+ में? ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, 3 बार प्लस लगा दो, या एक ही बार प्लस लगाना तो 3 लिख दो आगे में, 3+। समझ में आ रहा है इसका मतलब? तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होना पसंद करता है? इस फॉर्म में या इस फॉर्म में? इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? फेरिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। It is required in larger amount in the comparison to other micronutrients। जितने भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है या मैक्रोन्यूट्रिएंट, पहले बताओ, क्वेश्चन ये हो सकता है। आयरन किसमें पढ़े थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट में या मैक्रोन्यूट्रिएंट? माइक्रोन्यूट्रिएंट में, है ना, याद करो।
पीके का कौन सा मग हमने पढ़ाया था? पीके का कौन सा मग? इतने थे मैक्रोन्यूट्रेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीज। अभी तक जितने पढ़े थे वो सब आपके माइक्रोन्यूट्रेंट थे या मैक्रोन्यूट्रेंट जितने अभी तक पढ़े थे? मैक्रो थे, MACRO, मैक्रोन्यूट्रिएंट थे अभी तक। अब ले आयरन किस में आएगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? और मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा, और मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ओवरऑल और ओवरऑल नाइट्रोजन चलेगा, समझ गए? तो हाँ, तो याद रखना प्लांट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में यही चाहिए होता है। It is an important constituent of protein involved in the transfer of electron like ferredoxin and cytochrome। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको जब भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा आगे, 2 चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2 चैप्टर में आएगा। जो बचे हुए 2 चैप्टर है आपके, एक फोटोसिंथेसिस और एक रिस्पायरेशन, दोनों जगह पढ़ाएंगे। दोनों ही चैप्टर में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना किसका काम होगा? हम अभी पढ़ाना बाकी है, पढ़ाएंगे आपको। आयरन ही वो काम करता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आयरन इस काम को करता है। कब पढ़ेंगे डिटेल में? फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और रिस्पायरेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कि नहीं करता? करता है। साइटोक्रोम में, फेरेडॉक्सिन में सब जगह करता है। इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज। क्या Fe3+ से Fe2+ बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? और Fe2+ से Fe3+ बन सकता है क्या? मतलब रिवर्सिबल है कि नहीं है ये दोनों? Fe3+ और Fe2+ रिवर्सिबल है कि नहीं है? यही कहता है इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, Fe2+ से Fe3+ बनेगा, Fe3+ से Fe2+ बनेगा, पढ़ाएंगे वो डिटेल में आपको। ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है बताइए, किसी को याद हो तो? आयरन से। आयरन की कौन थी? आयरन की बनी हुई क्या थी? लोहे की क्या थी? लोहे की कौन थी? लोहे की ट्रिक क्या होते थे? लोहे की बिल्ली थी। बिल्ली मतलब कैट। कैट मतलब कौन सा एंजाइम? आयरन कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट? कैटेलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ कैटेलेज एंजाइम, चलेगा? एंड एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा चीज बनाने में इंपॉर्टेंट है? आयरन का यूज क्लोरोफिल बनाने में यूजफुल है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस में ये आयरन इंपॉर्टेंट है। मतलब आयरन की कमी आएगी तो क्लोरोफिल की कमी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और क्लोरोफिल की कमी आ जाएगी तो पेड़ हरा होगा कि पीली हो जाएगी उसकी पत्तियां? फिर पीली हो जाएंगी, और पीली पत्तियां हो जाएंगी। इस घटना को क्या कहते हैं? पेड़ों की पत्तियों के पीला होने की घटना को क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल की कमी होने को क्लोरोसिस कहते हैं। और क्लोरोसिस के नाम की बीमारी हो जाएगी प्लांट को कि नहीं हो जाएगी? तो प्लांट्स को क्लोरोसिस नाम की बीमारी क्यों हो सकती? किसकी कमी से? आयरन की कमी से। याद रखना, आयरन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये सबको आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना आयरन का काम क्या है? क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है कि नहीं करता? समझ गया? इसके बिना क्लोरोफिल नहीं बनेगा। चलो, हाँ बोलो बच्चा। आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, आगे पढ़ेंगे हम। आपको ये सब कुछ जो जितनी बीमारियों के बारे में पढ़ना वो आगे, अगला टॉपिक वही है। देखो अगला टॉपिक इसके बाद जैसे खत्म होगा उसके बाद यही है, डिफिशियंसी, सिम्टम एंड एसेंशियल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो पढ़ेंगे। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल की कमी होना। क्लोरोफिल की कमी होना मतलब प्लांट में ग्रीन पार्ट का गायब होना। ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इसलिए बता दिया, हमने सिंपल सा ये कहा कि आयरन की कमी से क्लोरोफिल बनेगा कि नहीं बनेगा? आयरन कम होगा तो नहीं बनेगा, है ना? आयरन बहुत जरूरी है क्लोरोफिल बनाने के लिए।
समझ गए बात को? हम लोगों ने कितने एलिमेंट पढ़ डाले? हम लोगों ने अभी तक पढ़ डाला, देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, 7 एलिमेंट पढ़ डाले। ठीक है, बचे कितने हैं? अब बचे हैं मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, 6 बचे हुए हैं। ये सब छोटे छोटे हैं, खैर मेजर वाले पढ़ डाले हम लोग। कोई दिक्कत अभी तक आई? बोलो 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 बच्चा। बोल ही नहीं रही, सर बोल के रुक गई एक लड़की। पढ़ेंगे ना बच्चा, टेंशन क्या ले रही हो? बोले तो सिम्टम्स जितने भी हैं डिफिशियंसी वाले वो आगे आएंगे। इतना खत्म हुआ आपको? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। तो आयरन तक कंप्लीट हो गया। आगे पढ़े या आज की क्लास पे ही रोके? ज्यादा हॉपाजॉड हो रहा हो तो रोक सकते हैं, पढ़ना हो तो आगे पढ़ा सकते हैं। और आयंस जल्दी बोलो। वो आपको सेल्फ, देखो अल्टीमेटली आपको सेल्फ ही याद करना है, ये पहले बता देते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में याद करने की हैं, समझने की जो थी उन्हें समझाते जा रहे हैं। मैक्सिमम चीजें इसमें याद रखने वाली हैं, दिमाग में याद रखने का है। तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। बाकी अलग अलग चैप्टर का डाइवर्सन ऑफ द नॉलेज को इकट्ठा करके पढ़ा रहा है यहाँ पे, समझ गए? और बहुत सारे कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस के भी यहां पर हैं, बहुत सारे रिस्पायरेशन चैप्टर के भी हैं। वो हम लोग जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जहां पर हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बोल दे रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे आपको जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ सुनकर रखे रहो बस। तभी क्लास को रोके। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म, आज की क्लास को फिर यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, अगर मन किया मेरा किसी दिन क्लास लेने का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो हम आपको मैसेज कर देंगे, चलेगा? अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो हम आपको उसी दिन सेम डे मैसेज कर देंगे क्लास के लिए, और हम लोग क्लास रख सकते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में भी क्लास रख सकते हैं। ठीक है, कल तो कोई टेस्ट नहीं है आप लोग का? कल आप लोगों को कोई टेस्ट भी नहीं है? चलिए तो कोई बात नहीं, आप मेजर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोग दम से मेजर टेस्ट की तैयारी कर दीजिए। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हम देखते हैं, ले लेंगे। मेरे शेड्यूल में नहीं है, मुझे जो शेड्यूल मिला है उसमें सिर्फ सिर्फ वीक में 3 दिन ही लेनी है बाय एज पर द शेड्यूल। बट मैं सोच रहा था कि आप लोग को लेके फुर्सत कर देता हूँ, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर देते हैं। तो सोच रहे हैं कि हम ले लेंगे। हम्म कुछ बोलना चाह रही थी लड़की? हाँ बोलो। हम्म हाँ हाँ, वो टाइम देख के लेंगे, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, कोई टाइम देख। हाँ ठीक है, वो हम देख कर ही लेंगे, वो टेंशन नहीं लो, वो टाइमिंग देख कर ही लेंगे जब भी लेंगे तो, जिससे आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलो थैंक यू फिर। हाँ जैसा होगा मैं इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, अभी गर्मी इतनी पड़ रही ना कि मन भी नहीं कर रहा एक्स्ट्रा क्लास रखने का। मेन बात ये है, गर्मी ज्यादा होने लगती है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन नहीं करता। जितना शेड्यूल में क्लास रखता है, पेस की तरफ से लगाया गया जो क्लास, उतना ले लेते हैं बस। लेकिन चलो लेट्स सी, आई विल। हाँ हाँ, बहुत गर्मी हो रही है यार, देखो पसीना में हालत खराब हो जा रहा मेरा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बच्चे बहुत कम ऑनलाइन होते हैं बच्चों, तुम लोग बाकी बच्चे कहाँ सोते रहते हैं? पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या उनको घर पे? बहुत कम बच्चे ऑनलाइन रहते हैं। 103 बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। आपकी क्लास में टोटल 200 के आसपास बच्चे हैं ना, और उसमें से 40-50 बच्चे आते हैं, बताओ।